VAT अध्याय 791 डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन की यात्रा। लिन युआन को बेई जू की चिंताओं को हल करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब बेई जू को शार्प शैडो बैट प्राप्त हो गया तो वह बैट कॉलोनी सकिंग का उपयोग करके अपनी कमर के कटे हुए हिस्से को ठीक कर सकता था। बैट कॉलोनी सकिंग द्वारा बेई जू की जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने से उसका मांस बिना कोई निशान छोड़े शीघ्रता से पुनः विकसित हो जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में बेई जू को कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। शार्प शैडो बैट को लीजेंड गुणवत्ता तक विकसित किया गया था, इसलिए बेई जू को इसे विकसित करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जीनियस के स्पिरिट फ्लूइड से शार्प शैडो बैट के ग्रेड के विकास की समस्या हल हो जाएगी। शार्प शैडो बैट के पंखों की तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए उसे बड़ी मात्रा में धातु प्रकार के आध्यात्मिक अवयवों और कठोर खनिजों का सेवन करने की आवश्यकता थी। ग्रोटो महाद्वीप में खुलने वाली ज्यादातर आयामी दरारें भूमिगत आयामी दरारें थीं। इसलिए चट्टानों और धातु प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री की कोई कमी नहीं थी। बेई जू ने शार्प शैडो बैट के ग्रेड को बढ़ाने के बाद इसे फैंटेसी नस्ल में विकसित किया। वह कक्षा एक भूमिगत आयामी दरारों का पता लगाने के लिए शार्प शैडो बैट की शक्ति पर भरोसा करने में सक्षम होगा। यदि बेई जू को कक्षा एक के भूमिगत आयामी दरार में स्रोत प्रकार के जीवन रूप मिल जाएं और वह शार्प शैडो बैट के बैट्सफैंग्स रक्त बीज का उपयोग कर सके तो वह एक गुड बनाने में सक्षम हो जाएगा। वेन्यू के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया था और बिल्ली की आंख का पत्थर भी धुंधला हो गया था। जब लिन युआन ने वेन्यू के हाव भाव देखे तो उसने बेई जू को और कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, तुम ये कर सकते हो। लिन युआन ने वेन्यू के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। लिन युआन की सहमति से वेन्यू ने दूसरी खगोलीय संसद की संसदीय बैठक को भंग कर दिया। जल्द ही लिन युआन प्रशिक्षण कक्ष में कुर्सी पर जाग गया। उसने तुरंत एंजलफिश ऑफ ब्लिस के मछली के कोट के कुछ टुकड़े निकाले जो लियूजी द्वारा भुना गया था और इसे पीले वेन्यू को दे दिया। जब उसने उसे भुना हुआ मछली का कोट दिया तो उसने कहा, इस मछली के कोट में से कुछ खाओ और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। तुम्हें सो जाना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरना चाहिए। वेन्यू ने लिन युआन से भुनी हुई मछली की कोट को मुस्कुराते हुए प्राप्त किया और एक टुकड़ा खाते हुए कहा, युवा मास्टर, ये एंजलफिश ऑफ ब्लिस मछली की कोट जो बड़े भाई लियू ने मेपल सिरप के साथ भुना है वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। भले ही मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त न हुई हो, मैं कुछ खाने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। लिन युआन को तुरंत याद आया कि जीनियस ब्लिस की एंजलफिश के मछली के कोट खा रहा था। एंजलफिश ऑफ ब्लिस की मछली की खाल मेपल सिरप की कोटिंग के साथ भूनने के बाद रंग बदल गई थी। लियू जी के कुछ अन्य मैरिनेड के साथ मछली की खाल झटकेदार जैसी लगती थी। जीनियस को भी इसे खाना पसंद था और वह हमेशा इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कभी भी वेन्यू की तरह समाप्त नहीं हुई थी। लेकिन जब से जीनियस को पता चला कि वह मछली की खाल खा रहा है, उसने उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे हमेशा से मछली खाना नापसंद था। हर बार जब उसे आत्मिक द्रव्य तैयार करने के बाद मछली के कोट का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी तो वह अपना चेहरा सिकोड़ लेता था और पीड़ा भरा भाव प्रकट करता था। हालांकि उसने फिर भी मछली के कोट को निगल लिया। लिन युआन को लगा कि जितने भी परियों से उसने संपर्क किया था उनमें जीनियस सबसे बड़ा उपद्रवी था। वेन्यू ने मछली के कोट चबाते हुए अपने शरीर को खींचा। युवा गुरु, मुझे वास्तव में सोने की जरूरत है, अन्यथा मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अभी कुछ करने की कोशिश करता हूं तो मेरी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। जब आपने बेई जू को आइटम भेजने के लिए स्टार स्पिरिट सीड का इस्तेमाल किया तो खगोलीय संसद ने आपके द्वारा त्यागे गए कानूनों को अवशोषित कर लिया और इच्छाशक्ति को अवशोषित करने की तुलना में 30 गुना बढ़ गई। वेन्यू की बात सुनने के बाद लिन युआन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। यद्यपि लिन युआन की पवित्र तलवार चलाने वाली रानी अपनी स्कर्ट पर भरोसा करके मृत काल्पनिक नस्ल के परियों के कानून क्रिस्टल से आसानी से इच्छाशक्ति और कानून निकाल सकती थी, फिर भी इच्छाशक्ति और कानून बहुत कीमती थे। इस तरह से इच्छाशक्ति और कानूनों का उपयोग एक अमीर आदमी द्वारा पैसा बर्बाद करने जैसा था। कोई भी व्यक्ति अपने संसाधनों को इस तरह खर्च करने में हिचकिचाहट महसूस करेगा, विशेषकर अमीर और शक्तिशाली लिन युआन। चूंकि वेन्यू की खगोलीय संसद लिन युआन द्वारा खर्च किए गए कानूनों और इच्छाशक्ति का उपयोग करके विकसित हो सकती थी, इसलिए लिन युआन ने उन्हें बलिदान करने के बारे में उतना बुरा महसूस नहीं किया। वेन्यू तीसरी मंजिल पर स्थित प्रशिक्षण कक्ष से आराम करने के लिए दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में चली गईं। जैसे ही लिन युआन प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, उसका फोन बजने लगा। जब लिन युआन ने अपना फोन उठाया तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने देखा कि कॉल करने वाला व्यक्ति लॉन्ग ताओ था। लिन युआन ने अनुमान लगाया था कि जब वह कानून क्रिस्टल दिखाएगा तो डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन और कोइलिंग ड्रैगन की घाटी जल्द ही उसके पास आ जाएगी। लिन युआन की हवेली की दीवारों में साउंडप्रूफ रॉक की एक मोटी परत लगी हुई थी, इसलिए आसपास के कमरों के बीच भी एकदम सही साउंडप्रूफिंग थी।
लेकिन समय को देखते हुए लीजुवान जल्द ही आ जाएगा। लिन युआन को लगा कि अगर लॉन्ग ताओ भी आमने सामने बात करना चाहता है तो उसे लॉन्ग ताओ को भी आने के लिए कहना चाहिए। लिन युआन का शेड्यूल गार्ड ये बैंक्वेट से पहले के समय में भरा हुआ था और अगर लॉन्ग ताओ और ली जुवान दो अलग अलग समय पर आते तो लिन युआन का बहुत समय लग जाता। कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आए, लिन युआन, आपके लॉ क्रिस्टल ने मेरे पिता की बहुत मदद की। जब मेरे पिता को पता चला कि मुझे यह आपसे मिला है तो उन्होंने मुझे अपना आभार व्यक्त करने के लिए आपसे संपर्क करने के लिए कहा। लिन युआन की आंखें सिकुड़ गईं और वह सोचने लगा। उन्होंने वेन यू को लॉन परिवार की कोइलिंग ड्रैगन घाटी और उसके विशेषज्ञों की जांच करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए वह लॉन परिवार की स्थिति से परिचित नहीं थे। हालांकि लॉ क्रिस्टल का वह छोटा सा टुकड़ा एक सुजरेन मिथ 3 फे के लिए क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि यह एक शिखर सुजरेन मिथ 2 फे को मिथ 3 में विकसित होने की अनुमति दे सकता है। लॉन्ग ताओ के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि उसके पिता ही लिन युआन से मिलना चाहते थे। लिन युआन और लॉन्ग ताओ एक जैसे चरित्र वाले दोस्त थे। लिन युआन ने कोइलिंग ड्रैगन की घाटी को गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती की आपूर्ति करके कनेक्टेड बीस्ट पार्क को नियंत्रण में रखने की भी योजना बनाई। इस प्रकार लिन युआन को लॉन्ग ताओ के पिता से मिलने का विरोध नहीं था। लिन युआन ने ली जुवान से कहा था कि वह अपने बुजुर्गों को दूर से लौटते हुए हवेली में ले आए क्योंकि वह अन्य गुटों को यह संदेश देना चाहता था कि दूर से लौटते हुए हवेली किस तरह की जगह थी। लेकिन चूंकि लॉन्ग ताओ अपने पिता को लिन युआन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लाना चाहता था, इसलिए वे कोइलिंग ड्रैगन की घाटी की शक्ति का अधिकतम प्रदर्शन करेंगे। लॉन परिवार की यात्रा का कारण ली परिवार से अलग होगा। लॉन परिवार का गुट शाही राजधानी में अन्य कुलीन गुटों का ध्यान आकर्षित करेगा। इससे लिन युआन के सुदूर हवेली से लौटने को चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में उसकी उपाधि के साथ ब्रांडिंग करने के लक्ष्य को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। विकास के बदले एक पंक्ति। लिन युआन ने तुरंत कहा, बड़े भाई लॉन्ग, आप बहुत दयालु हैं। ली जुवान मेरे घर आ रहा है। अगर आप भी आएं तो हम साथ में हाउस ऑफ एनविएबल फ्रेगरेंस जा सकते हैं। लॉन्ग ताओ ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं हाउस ऑफ एनविएबल फ्रेग्रेंस में एक टेबल आरक्षित करूंगा और अपने पिता के साथ वहां जाऊंगा। लिन युआन को ब्रोकेड जीथर याद आया, जिसे बनाने में उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में पूरा दिन बिताया था, और कहा, मैंने गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती तैयार कर लिए हैं जिस पर हम सहमत हुए थे। आप उन्हें इस बार अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। लॉन्ग ताओ के चेहरे पर खुशी की झलक फैल गई। लॉ क्रिस्टल ने उसके पिता की बहुत मदद की थी। एक तरह से लिन युआन ने लॉन परिवार को बचा लिया था। गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती कोइलिंग ड्रैगन्स वैली के विस्तार में लाभ पहुंचाएंगे क्योंकि इससे उनके विशिष्ट क्रिएशन मास्टर संसाधनों में 10% की वृद्धि होगी। लॉन्ग ताओ को पता था कि उसके पिता ने लिन युआन से मिलने के लिए न केवल आभार व्यक्त करने के लिए बल्कि लिन युआन के साथ एक गहरी साझेदारी स्थापित करने के लिए भी कहा था। चूंकि लिन युआन इतनी जल्दी 17 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती का उत्पादन कर सकता था, इसका मतलब था कि लिन युआन के पास गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोतियों का एक अच्छा भंडार था। कोइलिंग ड्रैगन वैली के पास अभी भी लिन युआन के साथ अधिक गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती के लिए व्यापार करने का मौका था। लिन युआन ने लॉन्ग ताओ के साथ कॉल समाप्त करने के बाद नीचे लॉबी में जाकर देखा कि ब्लेडबैथ की मां पानी के गेंडे के चमड़े के सोफे पर बैठी हुई ली जुवान और असाधारण रूप से चमकदार आंखों वाले एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति का मनोरंजन कर रही थी। रक्तबीज की माता लिन युआन को देखकर उठ खड़ी हुई। ली जुवान के बगल में बैठा बुजुर्ग आदमी खड़ा हो गया और लिन युआन ने रक्तबीज की मां को एक गोल्डफे स्टोरेज बॉक्स सौंप दिया। गोल्डफे स्टोरेज बॉक्स के अंदर ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की कुछ मुरझाई हुई पुरानी पत्तियां थीं। मुरझाने की प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता। अगर इन पुरानी पत्तियों को ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन पर छोड़ भी दिया जाए तो भी वे मुरझा ही जाएंगी। इसलिए लिन युआन ने पुरानी पत्तियों को काट दिया था। रक्तबीज की मां अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इन पुरानी पत्तियों से रक्त ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। लिन युआन ने ली जुवान को एक चमकदार मुस्कान दी और कहा, बड़े भाई ली, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आपको इंतजार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिस तरह से लिन युआन ने ली जुवान को संबोधित किया, उससे सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति के नथुने सिकुड़ गए। बुजुर्ग व्यक्ति का ली जुवान को देखने का नजरिया बदल गया। यद्यपि डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन 40 वर्षों से अधिक समय से एक कुलीन गुट था, फिर भी उनके बुनियादी सिद्धांत अन्य अनुभवी कुलीन गुटों की तरह मजबूत नहीं थे। लेकिन जनशक्ति के मामले में अधिकांश शीर्ष गुटली परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। आरोही ड्रैगन सिटी की कोइलिंग ड्रैगन वैली और विंड मिस्ट सिटी के गांव परिवार में केवल एक प्रत्यक्ष वंशज था, जबकि बर्बाद कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में केवल 2 थे। कनेक्टेड बीस्ट पार्क के पास अन्य शीर्ष गुटों की तुलना में अधिक अनुयायी थे, लेकिन उनके पास केवल 10 युवा प्रत्यक्ष वंशज थे। हालांकि डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में 23 युवा प्रत्यक्ष वंशज थे। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के सबसे पुराने प्रत्यक्ष वंशज के रूप में ली जुवान को डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में हमेशा सम्मान दिया जाता था।
लेकिन हाल के वर्षों में डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में युवा प्रत्यक्ष वंशज बड़े हो रहे थे और ली जुवान ने दबाव बढ़ता महसूस किया। हालांकि अब जबकि चंद्र महारानी के शिष्य ने ली जुवान को बड़ा भाई कहा था, इसका मतलब था कि उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। यद्यपि रेडियंस फेडरेशन अन्य 50 शीर्ष गुटों के साथ फल फूल रहा था, लेकिन केवल शीर्ष 20 उम्मीदवारों को, जिन्होंने शीर्ष गुटों के कौशल से एक शताब्दी से अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त की थी, को ही मून एम्प्रेस, शेफ सुप्रीम और बैम्बू मोनार्क के साथ बातचीत करने का अधिकार था। यद्यपि डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन तेजी से बढ़ रहा था, फिर भी उन्हें चंद्र महारानी, शेफ सुप्रीम और बांस सम्राट के साथ बातचीत करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को अभी तक शुद्ध कानून शक्ति के साथ एक कानून स्रोत क्रिस्टल हासिल करना बाकी था। फिर भी ली जुवान ने वह कर दिखाया जो उसके बुजुर्गों में से कोई भी नहीं कर सकता था। ली जुवान ने चंद्र महारानी के साथ संबंध स्थापित कर लिया था। ये बुजुर्ग व्यक्ति के लिए डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में ली जुवान की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन और ली जुवान ने एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद लिन युआन ली जुवान के बगल में बैठे सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति की ओर मुड़ा और उसने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति ने ली जुवान को देखने के तरीके में बदलाव देखा। लिन युआन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह थोड़ा मुस्कुराया और बुजुर्ग व्यक्ति की ओर सिर हिलाया और फिर ली जुवान से कहा, बड़े भाई ली, हम सब क्यों नहीं बैठते? लॉन्ग ताओ जल्द ही यहाँ आ जाएगा। बड़े भाई ली, अगर आपके पास बाद में समय है तो क्यों ना हम फिर से हाउस ऑफ एनविएबल फ्रेग्रेंस में जाएं। ली जुवान ने कृतज्ञता से लिन युआन को देखा। वह अपने बड़े भाई को लिन युआन से मिलने के लिए लाया था ताकि यह साबित कर सके कि उसके पास अपने निजी नेटवर्क के लिए एक योजना है। इसलिए ली जुवान ने जानबूझकर डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में प्रथम एल्डर को आमंत्रित किया था। अब जबकि प्रथम एल्डर ने ली जुवान के साथ लिन युआन के रिश्ते को देख लिया था, डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में ली जुवान का स्थान काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। उसी समय ली जुवान ने देखा कि लिन युआन उसकी ओर आंख मार रही है। लिन युआन ने देहुआ चीनी मिट्टी के बर्तन चायदानी उठाए और रगबीज की माँ, डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के पहले बुजुर्ग, ली जुवान और खुद के लिए 3 खजाने वाली चाय डाली। जैसे ही चाय की खुशबू उनके आसपास की हवा में फैल गई, लिन युआन ने डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के पहले बुजुर्ग से कहा, वरिष्ठ, कृपया कुछ थरी ट्रेजती लें। पाइन प्लम के फूल और पाइन कोन लीनिंग मून माउंटेन से काटे गए थे। इसमें कुछ बुद्ध के हाथ का साइट्रस भी मिलाया गया है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग कांप उठे जब उन्होंने लिन युआन के मुंह से थरी ट्रेजर्सती का परिचय सुना। चीड़ की सुइयां, बेर के फूल और चीड़ के शंकु सामान्य सामग्रियां थीं जो कहीं से भी प्राप्त की जा सकती थीं। हालांकि ये सामग्रियां विशेष रूप से अमूल्य थीं क्योंकि वे लीनिंग मून माउंटेन से आई थीं। झुकते हुए चंद्र पर्वत की मिट्टी चंद्र महारानी की अनुमति के बिना नहीं खरीदी जा सकती थी। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग ने भी लिन युआन के सम्मानजनक स्वभाव को देखा था जब उन्होंने देखा कि लिन युआन किस क्रम में चाय परोस रहा था। अन्यथा लिन युआन ने अपने लिए चाय आखिर में नहीं डाली होती। पहले तो ली जुवान को समझ में नहीं आया कि लिन युआन ने उसे क्यों देखा था। अब जब उसने सुना कि लिन युआन ने क्या कहा तो वह तुरंत लिन युआन के इरादे को समझ गया। ली जुवान के दिल में गर्मजोशी भर गई। स्वर्णिम उड़ान वाले ड्रैगन की विशिष्टताएं। यद्यपि ली जुवान लंबे समय से लिन युआन को नहीं जानता था, लेकिन ली जुवान ने लिन युआन की खुद को रडा के नीचे रखने की सच्ची ईमानदार प्राथमिकता को महसूस किया था। जब से लिन युआन की मुलाकात ली जुवान से हुई थी, उसने कभी भी उसकी स्थिति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जब लिन युआन ने बताया कि ये सामग्रियां लीनिंग मून पर्वत से आई हैं, तो वह गुप्त रूप से ली जुवान के प्रथम बुजुर्ग के समक्ष अपनी स्थिति की घोषणा कर रहा था। लिन युआन ने ऐसा ली जुवान की मदद करने के लिए किया था। इसके अलावा लिन युआन ने जिस क्रम में चाय परोसी थी उससे उसने ली जुवान के प्रति सम्मान दिखाया था। उस समय ली जुवान को यह नहीं पता था कि लिन युआन को कैसे धन्यवाद दिया जाए। लिन युआन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने देखा था कि प्रथम एल्डर ली जुवान को देखने के तरीके में बदलाव कर रहा था। इसलिए लिन युआन ने ली जुवान की और भी मदद करने का फैसला किया। लिन युआन, जो इस नई दुनिया में आया था, पारस्परिक संबंधों को अच्छी तरह समझता था। उसने तुरंत पहले बुजुर्ग की निगाहों के पीछे का मतलब समझ लिया। यदि ली जुवान की मदद करके वह उसे डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में उच्च अधिकार अर्जित करने में सक्षम बना सके तो ली जुवान के साथ उसका संबंध और भी बेहतर हो जाएगा। लिन युआन और ली जुवान जितने अच्छे दोस्त बनते गए, ली जुवान का ली परिवार में उतना ही अधिक अधिकार होता गया। जब लिन युआन को डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन की मदद की ज़रूरत होती तो वह जितनी मदद चाहता उतनी मदद पा लेता। अल्पविराम। अधिकांश शीर्ष गुटों ने शाही राजधानी में आलीशान महल बना लिए थे। ये हवेलियां अधिकांश समय खाली रहती थीं और इनका उपयोग केवल शीर्ष गुटों के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए होता था जब वे व्यापार के लिए शाही राजधानी में आते थे। कोयलिंग ड्रैगन्स वैली के भवन में एक भयंकर शक्तिशाली ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी जब लगभग 200 मीटर लंबे 9 घुमावदार गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन आकाश में उड़े।
हालांकि ये 9 गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन सामान्य बार ड्रैगन प्रजाति के फी से अलग थे। उनके पास हड्डी की ढाल वाली त्वचा थी जो केवल क्रू ड्रैगन प्रजाति के परियों के पास थी। ये 9 गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन भी बार ड्रैगन प्रजाति के फे की तरह आकाश में नहीं उड़ते थे। इसके बजाय यह मजबूत शक्ति से भरा हुआ था। गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन के सिर भी काफी हद तक क्रू ड्रैगन प्रजाति के परियों के समान थे और उनके सिर से दर्जनों उस्तरे जैसे तीखे दांत निकले हुए थे। उनकी गर्दन पर कोई मुलायम फर नहीं था, इसके बजाय हड्डियों की रीढ़ें उभरी हुई थीं। ये 9 बार ड्रैगन प्रजाति के परी, जो क्रू ड्रैगन प्रजाति के परी की तरह दिखते थे, वे विशेष गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन थे जिन्हें कोइलिंग ड्रैगन की घाटी ने पोषित किया था। प्राचीन काल से शुद्ध बार ड्रैगन प्रजाति फे और क्रू ड्रैगन प्रजाति फे मुख्य ड्रैगन प्रजाति फे में परिवर्तित हो सकते हैं। अशुद्ध बार ड्रैगन प्रजाति फे और क्रू ड्रैगन प्रजाति फे में संघर्षशील रक्त रेखाओं के कारण उनकी रक्त रेखाओं को विकसित करना मुश्किल था। हालांकि लॉन परिवार ने दुर्घटनावश गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन का विकास कर लिया था। गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन में क्रू ड्रैगन प्रजाति फे की रक्तरेखा की क्रूरता और बार ड्रैगन प्रजाति फे की रक्तरेखा की जीवंतता दोनों थी। यह एक ड्रैगन प्रजाति फे था जिसकी रक्तरेखा अशुद्ध थी, लेकिन इसमें मुख्य ड्रैगन प्रजाति फे में विकसित होने की क्षमता भी थी। 9 में से 3 उड़ते हुए सुनहरे ड्रैगन बाकी की तुलना में ज्यादा सुंदर और हटे कट्टे थे। वे पहले से ही मुख्य ड्रैगन प्रजाति वंश में परिवर्तन की ओर बढ़ चुके थे। 9 स्वर्णिम उड़ते ड्रैगन एक भव्य मंडप से जुड़े हुए थे। भव्य धातु मंडप पर ड्रैगन की कई स्वर्ण नक्काशी थी। 9 गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन द्वारा खींचे जाने पर धातु का मंडप तेजी से आगे बढ़ा। ये प्रसिद्ध लॉन परिवार की सोआरिंग ड्रैगन पैलेस गाड़ी थी। आमतौर पर इसका उपयोग केवल तब किया जाता था जब लॉन परिवार प्रमुख व्यक्तियों से मिलने जाता था। सोआरिंग ड्रैगन पैलेस गाड़ी को खींचने वाले गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन्स की संख्या लॉन परिवार के सौजन्य को दर्शाती थी। जब लॉन परिवार ने मून एम्प्रेस के रेडिएंट मून पैलेस, शेफ सुप्रीम के हाउस ऑफ फ्रेगरेंट शेफ्स और बैम्बू मोनाक के पर्पल बैम्बू गार्डन का दौरा किया तो गाड़ी को 10 गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन द्वारा खींचा गया था। जब लॉन परिवार ने उन शीर्ष गुटों का दौरा किया जिनसे वे अपरिचित थे तो उन्होंने 7 गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन का उपयोग किया। लॉन परिवार ने 8 गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन का उपयोग केवल तभी किया जब वे अपने करीबी शीर्ष गुटों या ससुराल वालों से मिलने गए थे। यद्यपि 9 गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन 10 से केवल 1 कम थे, फिर भी ये पहली बार था कि कोइलिंग ड्रैगन्स वैली ने इतनी संख्या में गोल्डन सोआरिंग ड्रैगन का उपयोग किया। लॉन परिवार की सोआरिंग ड्रैगन पैलेस गाड़ी ने अपना पराक्रम प्रदर्शित किया था तथा कई शीर्ष गुटों का ध्यान आकर्षित किया था जो गार्ड ये भोज में भाग लेने के लिए शाही राजधानी में आए थे। ये शीर्ष गुट न केवल इस बात से आश्चर्यचकित थे कि लॉन परिवार 9 ड्रैगन का उपयोग कर रहा था, बल्कि वे इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि लॉन परिवार किससे मिलने जा रहा था। उस समय लिन युआन ली जुवान और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के पहले बुजुर्ग के साथ बातचीत कर रहा था। ली जुवान और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम एल्डर अपने आने का उद्देश्य बताने की जल्दी में नहीं थे कि लॉन परिवार निश्चित रूप से सहयोग और व्यापार पर चर्चा करेगा। वे तब अपना प्रस्ताव भी सामने रख सकते थे। जल्द ही लिन युआन की हवेली के बाहर 9 ड्रैगन की दहाड़ें सुनाई देने लगीं। रक्तपात की मां तुरंत हवेली के प्रवेश द्वार पर आ गई। जब रक्तबीज की माता ने 9 स्वर्णिम उड़ते ड्रैगन और गाड़ी को देखा और 9 स्वर्णिम उड़ते ड्रैगन के अंदर की प्रचंड रक्त ऊर्जा को महसूस किया तो उसे लगा कि वे 9 सॉसेज बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। रक्तबीज की माता ने लांग ताओ और लांग ताओ के पिता को अंदर ले जाया। जिस क्षण लॉन्गतू ने लिन युआन को देखा वह तुरंत लिन युआन के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, युवा मित्र, मेरे बेटे को लॉ क्रिस्टल देने के लिए धन्यवाद। इसने न केवल मेरी बहुत मदद की बल्कि इसने एक ऐसी समस्या का भी समाधान किया जिससे मैं वर्षों से जूझ रहा था। लॉन्ग ताओ मुस्कुराते हुए अंदर आया था, लेकिन जब उसने सुना कि उसके पिता ने लिन युआन से क्या कहा तो उसका चेहरा तुरंत शर्मिंदगी में बदल गया। हमेशा से बेटे ही अपने पिताओं का इस्तेमाल करते आए हैं, फिर पिताओं ने कब से अपने बेटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके पिता ने लिन युआन को युवा मित्र कहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अब उसे लिन युआन को चाचा कहना पड़ेगा? लॉन्ग ताओ ने लिन युआन को चाचा कहने के बारे में सोचा और लगभग खुद को टूटता हुआ महसूस किया। लिन युआन भी लॉन्ग तू के संबोधन के तरीके से दंग रह गया था। उसने जल्दी से लॉन्ग तू को सोफे पर ले जाकर कहा, अंकल लॉन्ग, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। लिन युआन ने लॉन्ग ताओ की ओर देखा। लॉन्ग ताओ जल्दी से अपने पिता के पास बैठ गया और अपने हाथ को पीछे खींच लिया और थोड़ी झल्लाहट के साथ बोला, पिताजी, क्या आपने लिन युआन को युवा मित्र इसलिए कहा क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं? क्या आप मेरे साथ भाई बनना चाहते हैं? लॉन्ग तू ने तुरंत अपना हाथ लॉन्ग ताओ की पकड़ से छीन लिया और आंखें घुमाते हुए कहा, बूढ़ा? मानो तुम्हारी माँ भी मुझे बूढ़ा नहीं मानती। लिन युआन ने लॉन्ग तू और लॉन्ग ताओ के लिए 3 खजाने वाली चाय डाली। ली जुवान ने लॉन्ग ताओ और लॉन्ग तू को ईर्ष्या से देखा। हालांकि लॉन्ग ताओ ने स्पष्ट रूप से अपनी बारी से बाहर बात की थी, लेकिन लॉन्ग तू का बिल्कुल भी अपमान नहीं हुआ।
ये स्पष्ट था कि लांग तू लांग ताओ से कितना प्यार करता था। इस बीच वह डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में सबसे पुराना प्रत्यक्ष वंशज हो सकता है और उसे अपनी माँ का प्यार मिला होगा, लेकिन ली जुबान को अपने जीवन में एक भी ऐसा समय याद नहीं है जब उसने पैतृक स्नेह का अनुभव किया हो। समय सभी लोग आ चुके थे। चून की कोयलिंग ड्रैगन घाटी और डार्क क्लाउड्स बर्ड तीर्थ स्थान अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए लोंगतुली परिवार के प्रथम बुजुर्ग को अच्छी तरह से जानता था। सभी लोग खुलकर और खुशी से बात कर रहे थे। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और 26 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती को जेड बनावट वाली पुरानी नाशपाती की लकड़ी की मेज पर बुलाया। ब्रोकेड जीथर ने आखिरी गोल्डन लोट्स ब्रोकेड पल को 1 घंटे से भी कम समय पहले ही संजोया था। ये बहुत ही संयोग था। 26 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोतियों पर छोटे छोटे गोल मोती उग रहे थे। छोटे और हल्के गुलाबी गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती बेहद प्यारे लग रहे थे। लिन युआन ने लोंगताओ और ली जुबान से कहा, ये वो 26 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती हैं जिन पर हम सहमत हुए थे। लोंगताओ के लिए 17 और ली जुबान के लिए 9 हैं। आप उन्हें ले सकते हैं। ली जुबान, लोंगताओ, लोंगतू और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग ने जब हवेली में सजावट देखी तो उनकी प्रतिक्रिया कोई अलग नहीं थी। वे जानते थे कि लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था, इसलिए वे हवेली के आलीशान इंटीरियर को देखकर हैरान नहीं हुए। लेकिन अब उनके सामने बहुत सारे गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती थे। कोयलिंग ड्रैगन्स वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में कुछ शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर्स और दसियों वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर्स थे। हर गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती स्पिरिट द्रव के मिश्रण में आध्यात्मिक अवयवों की समरूपता को 10% तक बढ़ा सकता है, जो अनिवार्य रूप से स्पिरिट द्रव की प्रभावशीलता को 10% तक बढ़ा देता है। इसका मतलब ये था कि प्रत्येक 10 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती एक क्लास 4 क्रिएशन मास्टर से मेल खा सकते थे। इन चारों लोगों को लगा कि उनके सामने जो कुछ है वह 26 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती नहीं बल्कि 2.5 जीवित क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स हैं। यह एहसास बहुत रोमांचक था। लांग परिवार और ली परिवार के मुख्य सदस्यों के रूप में लांगताओ, लांगतू, ली जुबान और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग किसी से भी बेहतर जानते थे कि क्रिएशन मास्टर संसाधन कितने कीमती थे। यद्यपि शीर्ष गुटों को मजबूत लड़ाकू शक्ति द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता थी, केवल 5 थेआर्क सैनिकों जैसे एक समूह, जिसमें 5 थेआर्क श्रेणी के विशेषज्ञ पहरा देते थे, 3 शीर्ष श्रेणी 4 निर्माण मास्टर वाले शीर्ष गुट का प्रभाव रख सकते थे। यहाँ तक कि कोयलिंग ड्रैगन्स वैली भी 5 थियर्ड सोल्जर्स के पास मौजूद विशेषज्ञों की संख्या का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि प्रभाव के संदर्भ में एकमात्र शीर्ष गुट जो 5 थियर्ड सैनिकों को दबा सकता था वह कोयलिंग ड्रैगन्स वैली था। वास्तव में 5 थियोआर्क सैनिकों के पास उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की अधिक संख्या होने के कारण उन्हें क्रिएशन मास्टर संसाधनों की और भी अधिक आवश्यकता थी। यहाँ तक कि उन्हें शीर्ष गुटों के साथ गुप्त रूप से संबंध स्थापित करने की भी आवश्यकता थी, जिनके पास उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की बड़ी मात्रा थी। इस सादृश्य से 26 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती न केवल 2.5 वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर्स थे, बल्कि आग क्लास विशेषज्ञों का पक्ष लेने का एक तरीका भी थे। लोंगतू ने मेज पर रखे 26 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोतियों को देखा और वह आश्चर्य से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चंद्र महारानी ने ऐसी कीमती वस्तु का पोषण किया है जो क्रिएशन मास्टर्स की मदद कर सकती है। अगर इनमें से कुछ और होते तो यह उन गुटों की शैली को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होता जो क्रिएशन मास्टर्स को अपनी भूमिका के रूप में उपयोग करते हैं। लोंगतू के शब्दों से चाय की चुस्कियां ले रही रक्तबीज की मां के माथे पर बल पड़ गए। उसने लोंगतू की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। रक्तबीज की जननी लिन युआन की पथ रक्षक बन गई थी क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए चंद्र महारानी को ऋण चुकाना चाहती थी। लिन युआन से मिलने से पहले चंद्र महारानी के प्रति उसकी कृतज्ञता रक्तबीज की माता के लिए अपनी स्वतंत्रता का त्याग करने और चंद्र महारानी के साथ कृतज्ञता और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए पर्याप्त थी। लिन युआन का पीछा करने के बाद रक्तबीज की मां को भी लगा कि लिन युआन की सभी उपलब्धियां चंद्र महारानी से आई थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रक्तबीज की माता को पता चल गया कि लिन युआन एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा चमत्कार कर सकता था। रक्तबीज की मां अक्सर लिन युआन का पीछा करते हुए रेडियंट मून पैलेस तक जाती थी। लिन युआन को सबसे छोटा उपहार देने के लिए भी चंद्र महारानी को हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढना पड़ता था। ये स्पष्ट था कि लिन युआन के सृजन मास्टर संसाधनों का विशाल भंडार चंद्र महारानी से नहीं आया था। इससे रक्तबीज की माता को संदेह हुआ। लेकिन जब लिन युआन ने अपने कमजोर शरीर का उपयोग विश्व शुद्धिकरण में खड़े रहने के लिए किया और रक्तबीज की माता को बचाने के लिए सफ़ेद रेत को बुलाया, तो रक्तबीज की माता को एहसास हुआ कि वह लिन युआन के प्रति चंद्र महारानी से भी अधिक कृतज्ञता का ऋणी है। चंद्र महारानी ने केवल सुविधा के लिए ही उसकी सहायता की थी, जैसे उसने उसे अर्धचंद्राकार सूर्यप्रकाश की गोली दी थी जो विश्व निर्माण के परीक्षण को दबा सकती थी। हालांकि लिन युआन के पास चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में एक असीम भविष्य था, फिर भी वह रक्तबीज की मां को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था।
रक्त से पैदा हुए एक जंगली परी के रूप में रक्तबीज की माता ने कभी भी ऐसी गर्माहट महसूस नहीं की थी। इसके बाद रक्तबीज की मां ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि लिन युआन कैसे चमत्कार कर सकता है। इसके बजाय उसने लिन युआन की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती खुद ही बनाए थे। हालांकि लॉन्ग टू ने कहा था कि यह चंद्र महारानी ही थी जिन्होंने उन्हें पाला था। इससे रक्तबीज की माता नाराज हो गईं। हालांकि लॉन्ग टू की बात सुनने के बाद लिन युआन की मुस्कान और भी व्यापक हो गई। लिन युआन ने महसूस किया कि यदि वह चंद्र महारानी का शिष्य नहीं होता तो वह ऐसे संसाधन का पोषण नहीं कर पाता जो गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती जैसे सृजन मास्टर संसाधनों के मूल सिद्धांतों को प्रभावित कर सकता था। ये सच था कि वह लॉन्ग ताओ और ली जुवान का दोस्त था, लेकिन अगर उसका दर्जा इतना ऊंचा नहीं होता तो कोइलिंग ड्रैगन की घाटी का नेता और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन का पहला बुजुर्ग उसके सामने इतनी शांति से नहीं बैठा होता। यद्यपि उन्होंने उसे गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती का व्यापार करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती की खबर फैलते ही वह आकर्षण का केंद्र बन गया। हर गुट उस पर हमला करने को तैयार था। लिन युआन दूसरी दुनिया से आया था और लोगों की जन्मजात अच्छाई पर विश्वास करने को तैयार था, लेकिन वह ये भी जानता था कि स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर जन्मजात बुराई है। अच्छाई और बुराई एक साथ प्रकट हुई। अच्छाई जितनी गर्म थी, बुराई उतनी ही ठंडी थी। लिन युआन गार्ड ये भोज में चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में अपनी पहचान की घोषणा करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह चंद्र महारानी को निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उसके पिछले 8 महीनों के विकास ने उसे कमजोर युवा से पूरी तरह से बदलने की अनुमति दी थी, जो कुछ अलमारियों को फिर से भरने के लिए हौंफता था। उन्होंने सुधार के लिए पिछले 8 महीनों में अपनी हर सांस और हर मिनट और सेकंड का उपयोग किया था। युवा पीढ़ी में से एक होने के नाते, विशेष रूप से वह जिसने ऑलस्टार मैच में मंच पर दर्शकों की निगाहें महसूस की थी, लिन युआन सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना चाहता था और स्काई सिटी को अपने साथ ले जाना चाहता था। यद्यपि हिंसा लिन युआन के स्वभाव में नहीं थी, फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा निर्विवाद रूप से प्रबल थी। सामान्यतः सबसे सरल महत्वाकांक्षा अपने प्रियजनों की रक्षा करना होती थी। लिन युआन के चंद्र महारानी का शिष्य बनने से पहले उसके प्रियजनों में केवल चूसी और शायद अंकल ली और आंटी झांग ही शामिल थे, जो उसकी देखभाल करते थे। लेकिन चंद्र महारानी का शिष्य बनने के बाद पूरा चंद्र महल उसका परिवार बन गया था। अब चूसी कोल्ड मून का शिष्य बन गया था। लिन युआन के पारिवारिक संबंध रेडिएंट मून पैलेस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गए थे। जहां तक दूर के महल से लौटने की बात है, वे ऐसे दोस्त थे जो लिन युआन के साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे थे। निजी गुड स्काई सिटी भी रिटर्न फ्रॉम फार अवे मैंशन से आया था। लिन युआन उन लोगों की रक्षा करना चाहता था जिनकी उसे परवाह थी। लिन युआन से ज्यादा किसी और पर ऐसा करने का दबाव नहीं था। इस प्रकार लिन युआन को लगा कि पिछले 8 महीनों में उसके द्वारा की गई प्रगति कोई बड़ी बात नहीं है। उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। लिन युआन ने जल जगत में आयामी दरार का अनुभव करने और जेंग परिवार के खिलाफ लड़ाई के बाद युद्ध को और भी बेहतर ढंग से समझा। उन्होंने संपूर्ण दिव्य लकड़ी संघ को अपने जीवन के अनुभव की आग को प्रज्वलित करने वाली लकड़ी के रूप में देखा। इसके अलावा खगोलीय संसद की महाद्वीपीय रणनीति को भी क्रियान्वित किया गया। यद्यपि उसने स्वयं को स्काई सिटी के नगर प्रभु के रूप में छिपा रखा था, फिर भी उसकी एक अन्य पहचान को विकसित होना आवश्यक था। अगले कुछ महीनों में जब फ्लोटिंग आइलैंड वेल का जन्म होगा तो स्काई सिटी आसमान में तैरने लगेगी। इसलिए लिन युआन को स्काई सिटी की युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके संसाधन इकट्ठा करने की जरूरत थी। जब लिन युआन को टॉवर कैनन की 100 साल की द स्लीपर रिवाइवल योजना के बारे में पता चला तो उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया। यही कारण था कि लिन युआन ने सैनिक राशन मूली के पोषण के लक्ष्य के साथ इस पर शोध करने में इतना प्रयास किया था। कोइलिंग ड्रैगन्स वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन स्पष्ट रूप से उनके साथ काम करने के लिए दृढ़ थे। इसलिए लिन युआन ने चुटकी ली, अंकल लॉन्ग, आप सही कह रहे हैं। यहाँ बहुत सारे गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती हैं। काफ़ी संख्या में ऐसे गुटों की शैली बदलनी चाहिए जिनकी मुख्य भूमिका क्रिएशन मास्टर की है। लिन युआन के शब्दों से लॉन्ग टू की आंखों में चमक आ गई। अगर कोई और लॉन्ग टू से इस तरह बात करता तो वह इसे मजाक समझता। गुटबाजी का तरीका सैकड़ों साल बाद ही बदला है। कोई इतनी आसानी से इसे बदलने की बात कैसे कर सकता है? लेकिन चूंकि यह लिन युआन ने कहा था, इसलिए लॉन्ग टू ने इन शब्दों को गंभीरता से लिया क्योंकि इनके सच होने की संभावना सबसे अधिक थी। चूंकि लिन युआन केवल गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती के बदले में बेकार कानून स्रोत क्रिस्टल चाहता था, इसलिए लॉन्ग टू भावना से अभिभूत हो गया। क्या यह संभव है कि चंद्र महारानी विधि स्रोत क्रिस्टल से कानून निकालने में सक्षम है? क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स का स्तर बहुत रहस्यमय था। यह एक ऐसा स्तर था जिसके पीछे सभी शीर्ष क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स ने जीवन भर लगा दिया, लेकिन उसे हासिल करने में असफल रहे। लोगों ने शुरू में क्रिएशन मास्टर क्लास को परिभाषित किया।
ये देखते हुए कि कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर्स कितने दुर्लभ थे, कोई नहीं जानता था कि उससे आगे किस तरह का स्तर मौजूद था। इस प्रकार कक्षा 6 क्रिएशन मास्टर शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया था। यदि चंद्र साम्राज्य वह कर सकती है जो अन्य वर्ग 5 सृजन मास्टर्स नहीं कर सके, तो वह उनसे ऊपर खड़ी हो सकती है और रेडियंस फेडरेशन में पहली सच्ची वर्ग 6 सृजन मास्टर कहला सकती है। ये सोचते ही लॉन्ग तू ने अपना सिर ऊपर उठाया और उत्सुकता से लिन युआन से कुछ कहा। लेकिन लिन युआन ने उससे पहले ही यह कह दिया और बेपरवाही से कहा, मैं बिग ब्रदर लॉन्ग का अच्छा दोस्त हूँ। किसी दूसरे गुट को गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती नहीं मिले हैं। अभी तक आप अकेले हैं। चूंकि आपने कहा था कि गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती क्रिएशन मास्टर की भूमिका के साथ गुटों की शैली बदल सकते हैं, तो आप एक अग्रणी के रूप में कोइलिंग ड्रैगन की घाटी का नेतृत्व क्यों नहीं करते? लिन युआन के शब्दों से तुरंत लॉन्ग तू, लॉन्ग ताओ, ली जुवान और ली परिवार के पहले बुजुर्ग की सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उन्होंने गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती देखे, चारों ने तुरंत लिन युआन को अधिक गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती के लिए व्यापार करने के लिए मनाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इस विषय को शुरू करेगा। चूंकि लिन युआन गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती को अन्य गुटों के हाथों में जाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह चाहता था कि दोनों परिवार गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती का उपयोग खुद का विस्तार करने के लिए करें। ये स्थिति कोइलिंग ड्रैगन की घाटी और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद थी। इस आशीर्वाद को लंबे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। 1 महीना उनके लिए अन्य गुटों की तुलना में अधिक ठोस आधार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था, जिनके पास क्रिएशन मास्टर की भूमिकाएं थीं। जिस तरह से लिन युआन ने बिग ब्रदर लॉन्ग कहा था, उससे लॉन्ग ताओ का लिन युआन की ओर स्नेह बढ़ता गया। कोइलिंग ड्रैगन्स वैली की युवा पीढ़ी के एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज के रूप में लॉन्ग ताओ अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। उसका जीवन बहुत ही सहज था। ली जुवान के अलावा, जिसके साथ वह युवा और मासूम होने पर दोस्त बन गया था, लॉन्ग ताओ को शीर्ष गुटों के किसी अन्य शिष्य से कोई परेशानी नहीं थी। एकमात्र संभावित व्यक्ति ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब से उसके लड़ाकू साथी होंगे। लेकिन अब लॉन्ग ताओ लिन युआन को एक अच्छा भाई मानता था। लॉन्ग ताओ अकेले ऐसे नहीं थे। ली जुवान को तब झटका लगा था जब लिन युआन ने उन्हें बड़ा भाई ली कहा था। लिन युआन ने जानबूझकर ली जुवान का जिक्र किया था जब वह डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को यह अच्छा मौका दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन सिर्फ ली जुवान की वजह से ही डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को यह मौका दे रहा था। ये कहना उचित था कि लिन युआन के शब्द डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन में ली जुवान की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त थे। ली जुवान को अब अपने भाई बहनों के प्रति लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं थी। जब लिन युआन लॉन्ग टू से बात कर रहा था तो उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। उस पल लिन युआन को लगा कि वह एक भारी शक्ति पकड़ रहा है, जिसने क्रिएशन मास्टर संसाधनों को बदल दिया था। वह क्रिएशन मास्टर संसाधनों की शैली को निर्देशित करने के लिए अपने स्वयं के विचारों और निर्णयों का उपयोग कर सकते थे। लिन युआन ने कोइलिंग ड्रैगन्स वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन द्वारा प्रस्ताव दिए जाने का इंतजार करने के बजाय सहयोग के लिए आवाज़ उठाने की पहल की थी ताकि वह कीमत पर बातचीत कर सके। उसकी स्थिति और गोल्डन लोट्स ब्रोकेड पर्ल्स के मूल्य ने उसे कीमत को नियंत्रित करने के लिए आश्वस्त होने की अनुमति दी, भले ही वह वही था जिसने पहल की थी। चूंकि लिन युआन डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन और कोइलिंग ड्रैगन्स वैली के साथ संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वह अंत तक जा सकता था। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग ने अपनी आवाज़ में हल्का सा कंपन महसूस करते हुए कहा, डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन आपसे कितने गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती उधार ले पाएगा? जब लॉन्ग टू ने प्रथम बुजुर्ग का प्रश्न सुना तो उसकी नज़र भी तुरंत लिन युआन की ओर चली गई। ये स्पष्ट था कि लॉन्ग टू भी इसी प्रश्न का उत्तर चाहता था। लिन युआन ने मेज पर अपनी उंगली टैप की और कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर मैं दोनों परिवारों को प्रति माह 600 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती प्रदान कर सकूं, तो क्या आप इसे संभाल पाएंगे? क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। 1 महीने में 600 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती एक अकल्पनीय रूप से बड़ा भार है। लेकिन जल्दी ही चिंता शुरू हो गई। गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती के व्यापार के लिए निर्धारित मूल्य के अनुसार एक गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती के लिए 30 लॉसोर्स क्रिस्टल थे। 600 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन और कोइलिंग ड्रैगन्स वैली को एक साथ 18,000 लॉसोर्स क्रिस्टल का उत्पादन करना होगा। यद्यपि विधि स्रोत क्रिस्टल उनके लिए बेकार थे, फिर भी कक्षा 7 के आयामी जीवन रूपों को मारना आसान नहीं था। जब लिन युआन ने कहा था कि उसके पास दोनों परिवारों के लिए साझा करने के लिए 600 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती हैं, तो कोइलिंग ड्रैगन की घाटी को एक बड़ा हिस्सा मिलेगा क्योंकि उनके पास अधिक क्रिएशन मास्टर संसाधन थे। इसलिए कोइलिंग ड्रैगन्स वैली को इतने सारे लॉस सोर्स क्रिस्टल का उत्पादन करने के लिए काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जल्द ही प्रथम बुजुर्ग को लगा कि उसे अभी अभी लॉन्ग टू ने थप्पड़ मारा है, क्योंकि लॉन्ग टू ने कहा था, एक गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती के लिए 30 लॉस सोर्स क्रिस्टल के व्यापार के अनुसार लॉन्ग परिवार 600 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती संभाल सकता है। हाँ,
हमें एक्सट्रीम डे एक्सप्लोसिव ड्रैगन को पालने के लिए उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूपों के पहाड़ के मांस की आवश्यकता है। इसलिए हमने 5 थेआर्क सैनिकों के साथ एक सौदा किया और कई वर्षों तक 8 वर्ग 4 आयामी दरारों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। हमें हमेशा सालाना लॉ सोर्स क्रिस्टल को साफ करने की आवश्यकता होती है और पिछली शताब्दी में लॉ सोर्स क्रिस्टल का एक बड़ा भंडार जमा किया है। लिन युआन की आंखें चमक उठीं जब पहले बुजुर्ग ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा, डार्क क्लाउड्स बड श्राइन 600 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोतियों में से एक छोटा हिस्सा ले सकता है, लेकिन हम कम से कम 200 लेंगे। हमें 6000 लॉ सोर्स क्रिस्टल बनाने में सक्षम होना चाहिए। जब वह बोल रहा था तो प्रथम एल्डर ने पहले ही तय कर लिया था कि जब वह वापस जाएगा तो डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के भंडारण का प्रबंधन करने वाले अन्य 4 एल्डरों को अच्छा सबक सिखाएगा। यदि उन्होंने विधि स्रोत क्रिस्टलों को बेकार नहीं समझा होता और एवियन प्रकार के परियों के लिए प्रजनन आधार बनाने हेतु धन के लिए बड़ी मात्रा में व्यापार नहीं किया होता, तो ली परिवार 300 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती ले सकता था। हालांकि प्रथम बुजुर्ग को यह भी पता था कि 200 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती लेना डार्क क्लाउड्स बड श्राइन की सीमा थी। ऐसा नहीं था कि डार्क क्लाउड्स बड श्राइन बाहरी स्रोतों से अधिक लॉ सोर्स क्रिस्टल प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वे दुर्लभ संसाधनों का व्यापार करके अन्य गुटों के साथ अधिक के लिए आदान प्रदान कर सकते थे। हालांकि डार्क क्लाउड्स बड श्राइन हमेशा लॉन परिवार पर निर्भर रहा है। पिछले 40 सालों में शीर्ष गुट में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने लॉन परिवार की मदद पर भरोसा किया था। इस प्रकार, चाहे वह भावनात्मक, तार्किक या शक्ति संबंधी कारणों से था, डार्क क्लाउड्स बड श्राइन को एक छोटा हिस्सा लेना पड़ा। जब लॉन 2 ने सुना कि पहले बुजुर्ग ने क्या कहा तो वह हंसा और बोला, बेशक 200 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त लॉ सोर्स क्रिस्टल नहीं है तो हम आपको कुछ उधार दे सकते हैं। जब लिन युआन ने प्रथम एल्डर और लांग 2 के व्यवसाय प्रबंधन के तरीके को देखा तो उसे डार्क क्लाउड्स बड श्राइन और कोइलिंग ड्रैगन्स वैली के दृष्टिकोण की बेहतर समझ प्राप्त हुई। लिन युआन ने कहा था कि वह दोनों गुटों को साझा करने के लिए 600 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती प्रदान करेगा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि वे किस तरह से व्यापार का प्रबंधन करते हैं। उन्होंने देखा कि एक पक्ष समझौता करने को तैयार था और दूसरा पक्ष मुआवजा देने को तैयार था। यद्यपि चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में लिन युआन की पहचान ने गुटों के साथ किए गए हर सौदे में उनकी रक्षा की ताकि उन्हें फायदा उठाए जाने की चिंता न करनी पड़े, लेकिन ये धक्का मुक्की वाला सहयोग निश्चित रूप से अधिक आरामदायक था। लिन युआन को पता था कि ब्रोकेड जीथर कितना उत्पादन कर सकता है। ब्रोकेड जीथर प्रति दिन 24 से 25 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती का उत्पादन कर सकता था। एक महीने की कड़ी मेहनत से लगभग 750 गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती तैयार हुए, जो लिन युआन द्वारा कोइलिंग ड्रैगन वैली और डार्क क्लाउड्स बड श्राइन को दिए जाने वाले दान से भी अधिक थे। लॉन 2 ने जिस तरह से बात की उससे ऐसा लग रहा था कि वह लिन युआन द्वारा दिए जाने वाले सभी गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती लेने में खुश होगा। एक महीने बाद लेन देन के दौरान, जहां उसे 18,000 कानून स्रोत क्रिस्टल प्राप्त होंगे, लिन युआन कानूनों से निर्मित अधिक दुनियाएं हासिल करने में सक्षम होगा और उसकी पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी के सितारे भी बढ़ जाएंगे। ये निश्चित रूप से 2 स्टार तक बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि 3 स्टार तक भी बढ़ जाएगा और नई क्षमताएं प्राप्त होंगी। इस व्यापार के बाद कनेक्टेड बीस्ट पार्क के लिए चैन की नींद सोना असंभव हो जाएगा। लॉन परिवार द्वारा बड़ी संख्या में गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती प्राप्त करने के बाद कनेक्टेड बीस्ट पार्क की भूमिका कोइलिंग ड्रैगन्स वैली द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दी जाएगी। इससे कनेक्टेड बीस्ट पार्क की जड़ें और प्रभाव पूरी तरह से हिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कनेक्टेड बीस्ट पार्क कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को निगल सके। उस समय कनेक्टेड बीस्ट पार्क कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और कोइलिंग ड्रैगन्स वैली के बीच फंस जाएगा, जिसके कारण उन्हें स्काई सिटी के पीछे आना पड़ेगा। प्रति माह 18,000 लॉ सोर्स क्रिस्टल्स के साथ स्काई सिटी की लड़ाकू शक्ति में भारी बदलाव आएगा। अंतहीन ग्रीष्मकाल और रक्तबीज की माता का सृजन नस्ल में विकास अब अनिश्चित नहीं रहेगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में विधि क्रिस्टल भी होंगे, जिनका उपयोग रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की माताएं दूसरे परीक्षण या यहां तक कि तीसरे परीक्षण की ओर बढ़ने के लिए कर सकेंगी। यद्यपि वे गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोतियों के बारे में बात कर चुके थे, फिर भी न तो लॉन 2 और न ही प्रथम एल्डर ने कोई संकेत दिया कि वे जा रहे हैं। लिन युआन जानता था कि वे एक दूसरे के द्वारा शुद्ध कानून शक्ति वाले कानून क्रिस्टल का उल्लेख करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती से अलग था और लिन युआन का इस विषय को शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। इस गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती सौदे ने लिन युआन को अभूतपूर्व इनाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया था। जब तक गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती में लगातार सुधार होता रहेगा, लिन युआन के पैसे और संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए लिन युआन को अब पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कानून क्रिस्टल पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि वह अधिक लॉ क्रिस्टल को अपने आंतरिक उपयोग के लिए उन लोगों के लिए रखेगा जो उसके बहुत करीब थे। निश्चित रूप से अंतहीन ग्रीष्म ऋतु के बाद कई बचे हुए कानून क्रिस्टल होंगे और रक्तबीज की मां सृजन नस्ल में विकसित होगी। लेकिन जैसे जैसे वह चूसी
लियू जी, वेन यू, डुआन हे, मास्टर होंगशेन और हुक्वान की शक्तियां बढ़ती गईं। कानूनी क्रिस्टल कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे। मिथ 3 के वे परी जो विधि क्रिस्टल का उपयोग कर सकते थे वे थे जीनियस, चिमी, रेड थॉर्न, एसिड कोरोजन क्वीन बी, ईथरियल जेलीफिश, सोर्स सैंड, जैस्मिन लिली, ब्लैकी, ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई, ग्रे, सिल्वर कोरोना, ब्रोकेड जीथर तथा फ्लोटिंग आइलैंड वेल जो अभी तक अंडे से नहीं निकले थे। इसमें 20 से अधिक जीव जंतु शामिल थे। जैसे जैसे मोबियस विकसित होता गया, लिन युआन और भी अधिक फे को लॉक करने में सक्षम हो गया। अब तक उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी एक फे के साथ अनुबंध बना सकती है। सिनबर ओस्मांथस होवथिया के पकने के बाद लिन युआन इसके फल खाकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकता था और भी अधिक परियों के साथ अनुबंध करने में सक्षम हो सकता था। इसका मतलब यह था कि लिन युआन के लिए लॉ क्रिस्टल का उपयोग एक बड़ी समस्या होगी। आत्मा क्यूई जागरण के 3 चरण। डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के प्रथम एल्डर और लॉन्ग टू दोनों ही लॉ क्रिस्टल्स के लिए व्यापार करना चाहते थे। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो पहले बुजुर्ग ने लिन युआन को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे प्रभु, क्या डार्क क्लाउड्स बड श्राइन को आपके कुछ लॉ क्रिस्टल मिल सकते हैं? आप हमारे खजाने के संग्रह में से अपनी पसंद का क्रिस्टल चुन सकते हैं। प्रथम बुजुर्ग के शब्दों से लिन युआन और लॉन्ग टू दोनों को झटका लगा। लॉन्ग टू को उम्मीद नहीं थी कि प्रथम एल्डर इतना गंभीर प्रस्ताव देने को तैयार होंगे। खजाने के संग्रह को खोलकर लिन युआन को ली परिवार के सभी कीमती संसाधनों तक पहुंच मिल जाएगी। एक शीर्ष गुट के खजाने के संग्रह ने उनके रहस्यों को छिपा दिया। फिर भी ली परिवार के पहले बुजुर्ग ने कानून क्रिस्टल के बदले में लिन युआन को अपने रहस्यों तक पहुंच देने के लिए तैयार थे। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था। लांग तू क्षण भर के लिए इतना अचंभित हो गया कि वह प्रथम बुजुर्ग का पीछा करने में असमर्थ हो गया। डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के खजाने के संग्रह में कोई महत्वपूर्ण रहस्य नहीं था, क्योंकि यह केवल 40 वर्षों तक शीर्ष गुट रहा था, लेकिन परिवार का खजाना संग्रह अलग था। आत्मा क्यू जागृति की इस शताब्दी से पहले आत्मा क्यू शून्यता के 5 वर्ष थे। आत्मा क्यू शून्यता के 5 वर्षों से पहले आत्मा क्यू पतलापन के लगभग 5000 वर्ष थे। आत्मा क्यू जागृति की इस शताब्दी ने मनुष्यों को परियों के साथ अनुबंध करने और आत्मा क्यू पेशेवर बनने की अनुमति दी थी। हालांकि लॉन परिवार के पूर्वजों ने स्पिरिट क्यूई थिनिंग अवधि के बाद से खजाने इकट्ठा करने के लिए स्पिरिट क्यूई का उपयोग करना शुरू कर दिया था और कोइलिंग ड्रैगन की घाटी के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया था। यदि इनमें से कोई भी वस्तु छीन ली गई तो लॉन्ग तू को बहुत दुख होगा। इसलिए लांग तू ने पहले निरीक्षण करने की योजना बनाई। यदि लिन युआन डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है तो लॉन्ग तू ये निर्णय लेगा कि उसे अपनी उन्नति करनी है या नहीं, जो इस बात पर आधारित होगा कि लिन युआन डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के खजाने के संग्रह से क्या लेता है। लॉन्ग टू ने पहले ही एक लॉ क्रिस्टल प्राप्त कर लिया था और अपने फे को ठीक कर लिया था, जिसकी जड़ें घायल हो गई थीं। फे अब मिथ 3 में नहीं फंसा था। हालांकि कोई भी गुट ये शिकायत नहीं करेगा कि उनके पास बहुत अधिक कानूनी क्रिस्टल हैं। लॉन परिवार को लॉ क्रिस्टल्स की बहुत आवश्यकता थी। अधिकांश शिखर सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों में आग श्रेणी के विशेषज्ञ बनने की क्षमता थी। हालांकि कानून क्रिस्टल के बिना वे शिखर सम्राट श्रेणी में ही अटके रह जाते। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि प्रथम एल्डर उनके लिए अपना खजाना खोलने की पेशकश करेंगे। इस इशारे ने लिन युआन को बहुत प्रभावित किया, लेकिन फिर भी लिन युआन ने बहुत सारे लॉ क्रिस्टल छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। अपने हाथ की एक लहर से लिन युआन के हाथ में 3 क्रिस्टल के टुकड़े दिखाई दिए। लिन युआन ने अपने हाथ में टुकड़े हिलाने के बाद पहले बुजुर्ग से कहा, मेरे पास केवल 3 लॉ क्रिस्टल टुकड़े हैं। चूंकि ली परिवार इतना ईमानदार है, इसलिए मैं ली परिवार को 2 टुकड़े देने को तैयार हूं। लिन युआन के शब्दों ने लॉन्ग तू को चुप बैठने में असमर्थ कर दिया। हालांकि परिवार के मुखिया होने के बावजूद वह कोइलिंग ड्रैगन वैली के खजाने के संग्रह को स्वयं खोलने का निर्णय नहीं ले सके। चूंकि लिन युआन डार्क क्लाउड्स बड श्राइन को केवल 2 लॉ क्रिस्टल टुकड़े देने के लिए तैयार था, इसलिए लॉन्ग तू को अंतिम टुकड़ा मिल सकता था। लॉन्ग तू ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैं एक सुजरेंट मिथ 3 जहर प्रकार के लॉ क्रिस्टल का उपयोग करके शुद्ध कानून शक्ति वाले एक लॉ क्रिस्टल के बदले में उपयोग करने को तैयार हूं। क्या ये ठीक है? लॉन्ग तू ने यह बात गहन चिंतन के बाद कही थी। एक विष प्रकार का मिथ 3 लॉ क्रिस्टल एक नाखून के आकार के लॉ क्रिस्टल की तुलना में कहीं अधिक विकास को सक्षम कर सकता है। हालांकि विष प्रकार के कानून बहुत अपरंपरागत थे और कोइलिंग ड्रैगन घाटी में उनका कोई उपयोग नहीं था। यद्यपि मिथक 3 विष प्रकार का विधि क्रिस्टल एक नाखून के आकार के विधि क्रिस्टल की तुलना में विष प्रकार के परी को 50 गुना अधिक लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन यह मिथक 2 के शीर्ष पर अटके परी को मिथक 3 में विकसित होने में मदद नहीं कर सकता है। यह एक मिथक 3 विष प्रकार के कानून क्रिस्टल का उपयोग करने के लायक था, जो कि भंडारण में धूल जमा कर रहा था, जिसे सुजरेंट मिथक 3 फे के बदले में बदला जा सकता था। लेकिन लॉन्ग तू यहीं तक जा सकता था। लिन युआन ये सुनकर बहुत खुश हुआ।
लेकिन एक बार जब लिन युआन में खुशी खिली तो उसने इसे नियंत्रण से बाहर होने से पहले ही रोक लिया और इसका कोई भी हिस्सा उसके चेहरे पर नहीं दिखा। लिन युआन ने पिछले 8 महीनों में इस भावनाहीन मुखौटे को अपनाया था। जहर प्रकार के कानून बहुत कम थे। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने कई कानून क्रिस्टल के टुकड़ों को अवशोषित कर लिया था, लेकिन इसने कभी भी जहर प्रकार के कानून को अवशोषित नहीं किया था। रेडियंस फेडरेशन में विष प्रकार के परियों की दुर्लभता के कारण सभी विधि क्रिस्टलों के बीच विष प्रकार के विधि क्रिस्टलों के लिए एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर भी लिन युआन को लगा कि विष प्रकार के कानून उसके लिए बहुत उपयोगी होंगे। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर लिखी इच्छाशक्ति और कानून लिन युआन पर लागू हो सकते हैं। झोउ लुओ के खिलाफ लड़ते समय लिन युआन को गलती से पता चला था कि स्कर्ट पर उकेरे गए कानूनों के खिलाफ उसकी प्रतिरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। एक कमजोर आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में, जिसके पास केवल एक मांसल शरीर था, वह शारीरिक या तात्विक हमलों से घायल होने की बजाय जहर दिए जाने से सबसे अधिक डरता था। यद्यपि जैस्मिन लिली आनुवंशिक मॉडलों को ठीक कर सकती थी और अंगों को पुनः विकसित कर सकती थी, लेकिन वह शक्तिशाली जहर के सामने असहाय थी। यदि लिन युआन को वास्तविक जीवन मरण की लड़ाई के दौरान जहर दिया गया होता तो लिन युआन के पास जहर वाले हिस्से को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसके बाद वह कटे हुए हिस्से को दोबारा उगाने के लिए जैस्मिन लिली के कटे हुए अंगों के विकास का उपयोग करेगा। यह विधि केवल धीमी गति से काम करने वाले जहर का उपयोग करने वाले परजीवियों के विरुद्ध ही प्रभावी होगी। इथेरियल जेलीफिश का स्थानिक बदलाव मौलिक ऊर्जा का परिवहन कर सकता है और जहर शुद्ध मौलिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए जहर के खिलाफ स्थानिक बदलाव बहुत प्रभावी नहीं होगा। लिन युआन के पास जहर से निपटने का कोई अच्छा उपाय नहीं था। यद्यपि कुछ आध्यात्मिक अवयव किसी आत्मिक क्यूई पेशेवर की विष के विरुद्ध रक्षा क्षमता को बढ़ा सकते हैं, किंतु ये आध्यात्मिक अवयव स्वयं सदैव विष ही होते हैं। जहां इनसे शरीर में विष के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती थी, वहीं इससे अत्यधिक दर्द भी होता था और त्वचा के सड़ने से विकृति भी हो जाती थी। लिन युआन शायद अपने रूप को अधिक महत्व नहीं देता था, लेकिन वह जहर के खिलाफ अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना रूप विकृत नहीं करना चाहता था। लिन युआन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर मैं एक लॉ क्रिस्टल का इस्तेमाल सुजेंट में 3 जहर प्रकार के कानून के लिए कर सकता हूं और पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को इसे अवशोषित करने की अनुमति दे सकता हूं, तो जहर के प्रति मेरा प्रतिरोध नाटकीय रूप से बढ़ जाना चाहिए। मैं प्रतिरोध को बेहतर बनाने वाले आध्यात्मिक तत्वों से यह वृद्धि नहीं पा सकता। लकड़ी संघ में कई पौधे और कीट प्रजातियां होंगी जहां लिन युआन जल्द ही जाने वाला था। इन परियों ने दिव्य लकड़ी संघ के सभी परियों के 90% से अधिक भाग पर कब्जा कर लिया। इनमें से ज्यादातर फे जहर पैदा करने में सक्षम थे। मिथ-3 लॉ क्रिस्टल के साथ लिन युआन दिव्य लकड़ी संघ में अपने प्रशिक्षण के दौरान और भी सुरक्षित रहेगा। जब पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने मिथ-3 विष प्रकार के कानून को विष की दुनिया में विकसित किया तो सामान्य विषों का लिन युआन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उस समय लिन युआन ये भी कह सकता था कि वह जहर से अप्रभावित है। जब लॉन्ग तू ने अपनी ओर से सबसे अच्छी शर्तें बताईं तो उसने अपनी निगाहें लिन युआन की आंखों पर टिकाए रखीं। उसने एक क्षण बाद देखा कि मिथ-3 जहर प्रकार के लॉ क्रिस्टल के बारे में सुनने के बाद लिन युआन की नज़र बिल्कुल भी नहीं बदली थी। लॉन्ग टू की सांसें रुक गईं, लेकिन उसने कुछ और देने की योजना नहीं बनाई। कोइलिंग ड्रैगन वैली के प्रमुख के रूप में वह अपनी निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते थे। यद्यपि अधिक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी लांग परिवार के पास कई अन्य वस्तुएं थीं जिन्हें वह सुजरेंट मिथ-3 विष प्रकार के लॉ क्रिस्टल के स्थान पर दे सकता था। मिथ-3 जहर प्रकार के लॉ क्रिस्टल के बजाय मेरे पास एक शिखर मिथ-2 डार्क टाइप लॉ क्रिस्टल और एक जल प्रकार का लॉ क्रिस्टल भी है। शिखर मिथ-2 डार्क टाइप लॉ क्रिस्टल में ग्रे शेडो लॉ है, जबकि जल प्रकार के लॉ क्रिस्टल में फास्ट फ्लो लॉ है। सच कहूं तो मिथ-3 जहर प्रकार का लॉ बहुत अच्छा है। यह शातिर जहर कानून है जो जहर प्रकार के कानूनों में आम है। जब तक जहर का हमला आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है, तब तक ज्यादातर जहर प्रकार के फे इसे अवशोषित करने में सक्षम होने चाहिए, लॉन्ग टू ने कहा। अचानक लॉन्ग टू को लगा कि वह मूर्ख बन रहा है। चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में, जिसके पास आसानी से 3 विधि क्रिस्टल का उत्पादन करने की क्षमता थी, भले ही लिन युआन के पास एक विष प्रकार का परी था, वह मिथक 3 विषैले विष विधि क्रिस्टल के बजाय अपने स्वयं के विधि क्रिस्टल का उपयोग करेगा। इसके अलावा यद्यपि विषैले विष कानून को विष प्रकार के परजीवियों द्वारा काफी पसंद किया गया था, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि विष प्रकार के कानूनों का एक छोटा सा समुदाय था जो उनका उपयोग करता था। जब लिन युआन ने लॉन्ग टू को ये कहते सुना कि मिथक 3 विष प्रकार के कानून क्रिस्टल में विषैला विष कानून था, तो उसने उस आनंद पर नियंत्रण खो दिया जिसे वह दबा रहा था और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। लिन युआन थोड़ा हैरान रह गया था जब उसने पहली बार लॉन्ग टू को मिथ 3 विष प्रकार के लॉ क्रिस्टल का उल्लेख करते सुना था।
अम्ल विष कानून, रक्त विष कानून और क्षय विष कानून लिन युआन के लिए उपयोगी थे, लेकिन वे पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को विकसित होने में सक्षम नहीं कर सके क्योंकि ये कानून विकसित होने पर केवल एक विशिष्ट प्रकार के जहर को ही मजबूत करते थे। वे लिन युआन की विष के प्रति समग्र प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में असमर्थ थे। लेकिन विषैला विष कानून अलग था क्योंकि इसमें अधिकांश विभिन्न प्रकार के विष शामिल थे। यदि लिन युआन ने विषैला विष कानून विकसित किया तो उसे एसिड जहर, रक्त जहर, क्षय जहर और अधिक से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। यद्यपि यह विशिष्ट विष कानूनों जितना प्रभावी नहीं होगा, फिर भी ये लिन युआन के लिए काफ़ी अच्छा था। लिन युआन को शीर्ष सुजेन मिथक 2 अंधेरे प्रकार के ग्रे शैडो कानून और शीर्ष सुजेन मिथक 2 जल प्रकार के तीव्र प्रवाह कानून की कोई परवाह नहीं थी। उसके पास वर्तमान में हत्यारा और चालाक डार्क टाइप डार्क डेथ लॉ था, इसलिए वह घटिया ग्रे शैडो लॉ नहीं चाहता था। लिन युआन को लगा कि उसके पास जो 2 डार्क टाइप लॉ रून थे वे पर्याप्त थे। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में भी जल प्रकार के नियमों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि डुआन्हे ने क्यू हॉर्नग्रे वेल्स का एक घोंसला साफ कर दिया था। लिन युआन ने तुरंत ही लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों के 3 ढेरों को अवशोषित कर लिया था जो अलग अलग क्यू हॉर्नग्रे वेल से आए थे। यद्यपि क्यू हॉर्नग्रे वेल्स के कानून क्रिस्टल अधूरे थे और लिन युआन उन्हें विकसित नहीं कर सकता था, जल प्रकार का तीव्र प्रवाह कानून भी लिन युआन के लिए विकसित करने लायक नहीं था। यद्यपि तीव्र प्रवाह नियम जल संबंधी प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में ये जल की गति थी। जब तक लिन युआन समुद्र की ओर नहीं भागता या समुद्र में किसी दुश्मन का पीछा करने की कोशिश नहीं करता, तब तक ये लॉ क्रिस्टल कभी काम नहीं आएगा। इस प्रकार लिन युआन ने इसकी दृढ़ता से अवहेलना की। लिन युआन ने कहा, मैं सुजेन मिथ 3 विषैला जहर कानून क्रिस्टल चुनूंगा। लिन युआन ने लॉ क्रिस्टल में से एक लांग टू को दिया। लॉन्ग टू ने लॉ क्रिस्टल प्राप्त किया और उसे ध्यान से देखा और फिर गंभीरता से कहा, मैं तुरंत किसी को जहर प्रकार के लॉ क्रिस्टल और लॉ सोर्स क्रिस्टल को वापस लाने के लिए भेजूंगा ताकि 17 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती मिल सकें। 1 महीने में हम 400 गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती के बदले 12,000 लॉ सोर्स क्रिस्टल का आदान प्रदान करेंगे। लॉन परिवार के पास पहले से ही 12,000 लॉ सोर्स क्रिस्टल हैं और कोई उन्हें कुछ दिनों में पहुंचा देगा। लॉ क्रिस्टल के सफल व्यापार के साथ लॉन्ग टू ने लिन युआन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए और भी अधिक करने का फैसला किया। हालांकि लॉन्ग टू को यह नहीं पता था कि लिन युआन को इतने सारे कानून स्रोत क्रिस्टल की आवश्यकता क्यों है, लेकिन जब वह चंद्र महारानी का शिष्य था तो उसे कानून स्रोत क्रिस्टल के लिए कोइलिंग ड्रैगन की घाटी को धोखा देने की आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन ने अपनी नज़रें उठाकर लॉन्ग टू की आंखों में देखा। 1 सेकंड बाद लिन युआन ने चमकते हुए कहा और धीरे से कहा, अंकल लॉन्ग, गोल्डन लोट्स ब्रोकेड पर्ल्स तो बस शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं आपके साथ और भी काम करूंगा। लिन युआन के शब्दों ने लॉन्ग टू को बहुत प्रसन्न और उत्साहित कर दिया। लिन युआन के साथ और अधिक काम करने से कोइलिंग ड्रैगन वैली को ही लाभ होगा। यदि लिन युआन भविष्य में गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती के समान कुछ और लाकर सबसे पहले लॉन परिवार को दे तो लॉन परिवार की रणनीति अन्य गुटों की रणनीति से बहुत आगे निकल जाएगी। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग गुस्से से लॉन्ग टू को देख रहे थे और वह मन ही मन लॉन्ग टू को डांटने से खुद को नहीं रोक सके। लॉन्ग टू एक शब्द भी कहने से डर रहा था, लेकिन जब प्रथम एल्डर ने कहा कि वह डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के खजाने के संग्रह को खोलेगा तो लॉन्ग टू ने तुरंत लिन युआन के लॉ क्रिस्टल के बदले में सुजरेंट मिथ 3 लॉ क्रिस्टल का आदान प्रदान किया। कोइलिंग ड्रैगन्स वैली एक बहुत बड़ा संगठन था। लॉन परिवार के पास क्रिएशन मास्टर की मुख्य भूमिका थी और उन्होंने क्रिएशन मास्टर संसाधनों की अपनी अंतहीन धारा का उपयोग तेजी से और भी अधिक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए किया। हालांकि डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन अलग था। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को पिछले 40 वर्षों में शीर्ष गुट बनने के लिए लगातार विस्तार और विकास करना पड़ा क्योंकि एवियन प्रकार के फे बाजार पर उनका प्रभुत्व था। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन द्वारा बाजार में उठाए गए प्रत्येक कदम के लिए बड़े खर्च की आवश्यकता होती थी। उनके निरंतर विस्तार के कारण डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के खजाने के संग्रह में अब सुजरेंट मिथ 3 लॉ क्रिस्टल जैसी कोई कीमती चीज नहीं थी। बावजूद पिछले 40 वर्षों के प्रमुख संसाधन विकास ने डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को एवियन प्रकार के परी बाजार पर पूरी तरह से कब्जा करने की अनुमति दी थी। अब वे आराम से बैठ सकते थे और लांग परिवार की तरह संसाधन एकत्रित कर सकते थे। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग को वास्तव में डर था कि लिन युआन 2 लॉ क्रिस्टल के लिए व्यापार करने से इनकार कर देगा क्योंकि उसने देखा था कि डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के खजाने के संग्रह में क्या है। इसलिए प्रथम बुजुर्ग का हाथ हिलना बंद नहीं हो सका। उन्होंने लिन युआन को एक सूची दी जिसमें कई अलग अलग परी, आध्यात्मिक सामग्री और कुछ स्रोत प्रकार के जीवन रूप शामिल थे। मेरे प्रभु, इस सूची में वह सब कुछ सूचीबद्ध है जो अब डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के खजाने के संग्रह में है। हम विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारा खजाना संग्रह थोड़ा विरल हो गया है, प्रथम एल्डर ने कहा। लिन युआन ने कैटलॉग को पलटा। प्रथम एल्डर ने यह नहीं कहा था कि डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के खजाने के संग्रह का एक बड़ा हिस्सा गुट को विनम्र बनाने के लिए विस्तारित किया गया था।
अन्यथा प्रथम एल्डर को व्यापार के दौरान डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के बारे में बात नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इससे डार्क क्लाउड्स बड श्राइन को कोई लाभ नहीं होता। लेकिन फिर भी लिन युआन ने केवल अभिजात वर्ग स्रोत प्रकार की वस्तुओं को देखने में 5 मिनट बिताए। ये स्पष्ट था कि शीर्ष गुटों के पास वास्तव में संसाधनों का पहाड़ था। जब लिन युआन कैटलॉग पढ़ रहा था तो उसका ध्यान कई वस्तुओं पर गया। लिन युआन को लगा कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो काम की हो सकती हैं। हालांकि उसने उनके बदले में लॉ क्रिस्टल का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। डार्क क्लाउड्स बड श्राइन में लॉ सोर्स क्रिस्टल खत्म हो जाने के बाद वह इन वस्तुओं को बेहतर गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती के बदले में बदल देगा। इस प्रकार लिन युआन की नज़र ज़्यादातर उन वस्तुओं पर चली गई जिन्हें वह उन्नत गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती का उपयोग करके व्यापार करने में सक्षम नहीं होगा। सूचीपत्र को पढ़ने की इस विधि से लिन युआन को इसे शीघ्रता से पढ़ने में सहायता मिली। लिन युआन ने मिथक 2 कानून क्रिस्टल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मिथक 2 के विधि क्रिस्टल अच्छे थे, लेकिन लिन युआन को मिथक 2 के शिखर से नीचे के विधि क्रिस्टल को पोषित करने के लिए बड़ी मात्रा में विधि स्रोत क्रिस्टल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। मिथक 3 विषैला जहर कानून सहित लिन युआन के पास पहले से ही 4 कानून थे जिनका उसे पालन करने की आवश्यकता थी। जब कानून लिन युआन के तत्वों के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाने में सक्षम हो गए तो शीज वाला कानून एक लाभ बन गया, क्योंकि इसमें बर्फ और आग दोनों की विशेषताएं होने के कारण यह परंपरागत प्रकृति का था। इससे लिन युआन को बर्फ और आग दोनों के प्रति प्रतिरोध क्षमता प्राप्त हुई। उन्होंने पहले ही शीज वाला कानून विकसित कर लिया था और उसे विकसित करने के लिए प्रयास करने का इरादा किया था। जितनी तेजी से लिन युआन कैटलॉग पलट रहा था, प्रथम बुजुर्ग को उतनी ही अधिक चिंता महसूस हो रही थी। लिन युआन ने लगभग कैटलॉग के अंत तक पलट दिया था। अगर उसे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसे पसंद आया तो ली परिवार अनिवार्य रूप से 2 मिथ 3 फे खो देगा। आग क्लास विशेषज्ञों के अलावा मिथ 3 फे के साथ स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के पास शीर्ष गुटों में सबसे अधिक युद्ध कौशल था। डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के त्वरित विस्तार के दौरान उन्हें अपनी शक्ति को भी लगातार बढ़ाने की आवश्यकता थी। डार्क क्लाउड्स बड श्राइन में कई विशेषज्ञ थे जो मिथक 2 के शिखर पर अटके हुए थे। यदि ली परिवार इस बार लिन युआन के साथ लॉ क्रिस्टल्स का व्यापार नहीं कर सका तो यह संभावना नहीं थी कि भविष्य में उन्हें ऐसा करने का मौका मिलेगा। जब लिन युआन डार्क क्लाउड्स बड श्राइन की सूची को पलट रहा था तो उसने देखा कि प्रथम एल्डर ने जिन विशेष संसाधनों का उल्लेख किया था वे अद्वितीय पक्षी प्रकार के परी थे, जिन्हें डार्क क्लाउड्स बड श्राइन ने विशेष रूप से पोषित किया था। इन पक्षी प्रकार के परियों को डायमंड एक्स लीजेंड तक पोषित किया गया था और कोई भी लिन युआन की पक्षी प्रकार के परियों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। यदि यह अतीत की बात होती तो लिन युआन ने तुरंत उनके लिए व्यापार करने का निर्णय ले लिया होता। लेकिन अब उसके पास ब्लैकी था, जो गोल्ड फैंटेसी में विकसित होने के बाद से दिव्य ट्राइवल ब्लैक स्वैलो की तरह तेजी से उड़ सकता था। ये लिन युआन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा लिन युआन को उस परी गाड़ी के लिए कुछ पक्षी प्रकार के परियों की आवश्यकता नहीं थी जिसे वह बनाना चाहता था। लेकिन लिन युआन के लिए 12 लॉ क्रिस्टल का उत्पादन करना भी अनावश्यक था, जिसे वह 12 एवियन प्रकार के परियों के लिए व्यापार कर सकता था, जिन्हें वह परी गाड़ी के लिए उपयोग कर सकता था। उसके पास शुद्ध आत्मा क्यूई थी जिसे कक्षा 5 के सृजन मास्टर भी नहीं बना सकते थे। उसके लिए एक नए प्रकार के एवियन प्रकार के फे को पालना मुश्किल नहीं होगा। शुद्ध आत्मा क्यूई का उपयोग करके उन्होंने जिन पक्षी प्रकार के परियों का पालन पोषण किया वे डार्क क्लाउड्स बड श्राइन द्वारा पोषित परियों से भी बेहतर होंगे। जब लिन युआन ये कहने ही वाला था कि उसे वह कुछ भी नहीं मिला जो वह चाहता था और उसने ली परिवार को व्यापार के लिए बड़ी मात्रा में लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों का उपयोग करने का सुझाव दिया तो उसकी नज़र सूची के अंतिम पृष्ठ पर रुक गई। लिन युआन का दिल जोरों से धड़क रहा था। यदि वह इसके बदले डार्क क्लाउड्स बड श्राइन प्राप्त कर सके तो वह अपने विचारों में से एक को जीवन में लाने में सक्षम हो सकेगा और साथ ही साथ दशकों की कड़ी मेहनत से भी बच सकेगा। लिन युआन ने हाथ बढ़ाकर एक सामान्य दिखने वाली टेढ़ी मेढ़ी हरी घास की ओर इशारा किया और प्रथम बुजुर्ग से पूछा, क्या यह मसल हाइपोथाइमेसिया ग्रास चाइल्ड रामेट ऑर्टेट से पोषित है? चाइल्ड रामेट और ऑर्टेट के प्रभावों में क्या अंतर है? यहाँ लिखा है कि आपके पास 5 चाइल्ड रामेट हैं। ली परिवार आमतौर पर इसके साथ क्या करता है? प्रथम बुजुर्ग लिन युआन के सवालों की बौछार से दंग रह गए। जब लिन युआन सूचीपत्र के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचा तो प्रथम बुजुर्ग का दिल बैठ गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन को मसल हाइपोथाइमेसिया घास में रुचि होगी। हालांकि प्रथम बुजुर्ग को यह स्पष्ट नहीं था कि लिन युआन का क्या मतलब था। वह नहीं जानता था कि लिन युआन ने लापरवाही से पूछा था या वह कानूनी क्रिस्टल का उपयोग करके उसे मसल हाइपोथाइमेसिया ग्रास चाइल्ड रैमेट्स के बदले में देने के लिए तैयार था। यदि ऐसा हुआ तो डार्क क्लाउड्स बड श्राइन को बहुत लाभ होगा। यद्यपि मसल हाइपोथाइमेसिया घास एवियन टाइप फे की दिशा बोध का आधार थी, जिसका उपयोग डार्क क्लाउड्स बड श्राइन ने एवियन टाइप फे का पोषण करते समय किया था, लेकिन सूची में सभी मसल हाइपोथाइमेसिया घास को ऑर्टेट से अलग कर दिया गया था।
यद्यपि उनका प्रभाव ओर्टेट के समान ही था, तथापि उनमें ओर्टेट की क्षमताएं नहीं थीं। इस प्रकार, यदि लिन युआन मसल हाइपोथाइमेसिया घास के लिए व्यापार करना चाहता तो डार्क क्लाउड्स बड श्राइन को लगभग 2 लॉ क्रिस्टल प्राप्त हो जाते। प्रथम बुजुर्ग ने अपना गला साफ किया और सच्चाई से कहा, मांसपेशी हाइपोथाइमेसिया घास के बच्चे रामेट आमतौर पर एक बंद जगह में लगाए जाते हैं और एक विशेष सुगंध छोड़ सकते हैं। इस सुगंध को सूंघने वाले जीवों के शरीर में अविश्वसनीय स्मृति होती है और वे जटिल आंदोलनों और दिशाओं को याद रख सकते हैं। मुख्य फीनिक्स प्रजाति का पतन। डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के प्रथम बुजुर्ग ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, हालांकि मसल हाइपोथाइमेसिया घास की खुशबू भी बहुत जहरीली होती है और शरीर की मांसपेशियों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। डार्क क्लाउड्स बड श्राइन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करता है, अन्यथा एक गलत कदम और इससे पोषित एवियन फे की मौत जहर से हो जाएगी। प्रथम बुजुर्ग के चेहरे पर परेशानी का भाव आ गया। उन्होंने मसल हाइपोथाइमेसिया घास के बारे में थोड़ी घबराहट के साथ बात की और यह स्पष्ट था कि वह उससे उतना ही नफरत करते थे जितना प्यार करते थे। एवियन टाइप फे के जन्म के बाद उन्हें मसल हाइपोथाइमेसिया ग्रास की गंध के अवशेषों का उपयोग करके ट्रिगर किया जाता है ताकि उन्हें जटिल उड़ान मार्गों को पूरी तरह से याद रखने की क्षमता मिल सके। यह उन्हें विशेष स्थानों का नाम सुनने के बाद विशिष्ट प्रतिक्रियाएं देने में भी सक्षम बनाता है। हमारे डार्क क्लाउड्स बड श्राइन ने अनगिनत कीमती एवियन टाइप फे की मौतों के बाद बहुत कुछ सीखा है। लिन युआन ने प्रथम बुजुर्ग के स्पष्टीकरण को सुनते हुए सिर हिलाया, जिससे प्रथम बुजुर्ग को बोलना जारी रखने का संकेत मिला। सामान्यतः प्रथम एल्डर कभी भी डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के रहस्यों और गुट के विस्तार की प्रबंधन रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कोई अप्रिय व्यक्ति नहीं था। लॉन्ग टू पहले से ही डार्क क्लाउड्स बड श्राइन की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। चंद्र महारानी के शिष्य और डार्क क्लाउड्स बड मंदिर को अनेक स्वर्ण कमल ब्रोकेड मोती प्रदान करने वाले व्यक्ति के रूप में लिन युआन को इन रहस्यों तक पहुंच की अनुमति दी गई थी। एक पल की चुप्पी के बाद प्रथम एल्डर ने कहा, मांसपेशी हाइपोथाइमेसिया घास का उपयोग करते समय डार्क क्लाउड्स बड श्राइन ने देखा कि एवियन प्रकार के फे अपने शरीर में कम अशुद्धियों के साथ मसल हाइपोथाइमेसिया घास की गंध को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। अनगिनत प्रयोगों के बाद हमने मसल हाइपोथाइमेसिया घास की जड़ों का उपयोग करने के बाद इसकी पुष्टि की जब एक मुख्य फीनिक्स प्रजाति फे को सफलतापूर्वक पोषित किया जाने वाला था। प्रथम बुजुर्ग अपनी आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। मुख्य फीनिक्स प्रजाति का परी मुख्य ड्रैगन प्रजाति के परी के समान था और अपनी वंश प्रजाति की सबसे श्रेष्ठ प्रजाति थी। कम गुणवत्ता वाले मुख्य फीनिक्स प्रजाति के फे निश्चित रूप से मिथ नस्ल के फे बनने में सक्षम होंगे जब तक कि फे आधे रास्ते में नहीं मर जाते। उच्च गुणवत्ता वाले मुख्य फीनिक्स प्रजाति के फे में क्रिएशन ब्रीड फे बनने की क्षमता थी। सफलता की ओर बढ़ने के इस कदम ने डार्क क्लाउड्स बड श्राइन की जड़ें हिला दीं। लिन युआन ने प्रथम बुजुर्ग की आह सुनी तो वह भौंचक्का रह गया। क्यों? लिन युआन ने पूछा। मसल हाइपोथाइमेसिया घास की जड़ों की गंध मुख्य पौधे की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक प्रभावी थी। यदि मुख्य पौधे की सुगंध पक्षी प्रकार के पक्षियों को मार्गों को सटीक रूप से याद रखने और निर्देशों पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम बना सकती है, तो एक आत्मा क्यूई पेशेवर मांसपेशी हाइपोथाइमेसिया घास की जड़ों का उपयोग करके थोड़ी सी भी हलचल और युद्ध की रणनीति को याद रख सकता है। आत्मिक क्यूई पेशेवर के मन में स्मरण का क्षण उन सभी युद्ध रणनीतियों और चालों की तुलना में अधिक स्पष्ट होगा जिन्हें उन्होंने पहले से ही बड़ी मेहनत से याद किया था। जिस क्षण मुख्य फीनिक्स प्रजाति के परी का जन्म हुआ, उसके शरीर को सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कठोर बनाया जा सकता था। डार्क क्लाउड्स बड श्राइन के शोध के अनुसार मसल हाइपोथाइमेसिया घास की जड़ें मुख्य फीनिक्स प्रजाति के फेस के लिए हानिरहित होनी चाहिए। प्रथम एल्डर ने सपाट लहजे में जवाब दिया, हमें उम्मीद नहीं थी कि मसल हाइपोथाइमेसिया घास की जड़ें आत्मा को प्रभावित करेंगी। मसल हाइपोथाइमेसिया घास का इस्तेमाल केवल शुद्ध आत्मा वाले फेस पर ही किया जा सकता है। लिन युआन का दिल चमक उठा। पहली बार उन्होंने सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का उपयोग अपने शरीर की सभी अशुद्धियों को दूर करने और अपने आनुवंशिक मॉडल को विकसित करने के लिए किया था। दूसरी बार जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके मन में 2 आत्माएं हैं। संयोग से चंद्र महारानी ने उसके लिए सुजरेन सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की 2 गुनी मात्रा तैयार की थी। सुजरेन सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया से बना शहद आत्मा को शुद्ध कर सकता है। सुजरेन सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का 2 बार सेवन करने के बाद उसकी आत्मा की अशुद्धियां उसकी सहमति के बिना ही साफ हो गई थीं। इसका मतलब यह था कि लिन युआन मसल हाइपोथाइमेसिया घास की गंध और इसकी जड़ों दोनों के प्रभावों से प्रतिरक्षित होगा। सौभाग्य से लिन युआन ने ली परिवार के खजाना संग्रह सूची में मसल हाइपोथाइमेसिया घास को देखा था। यदि वह तब तक प्रतीक्षा करता जब तक कि वह पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को मिथक 3 विषैले विषकानून क्रिस्टल को अवशोषित करने की अनुमति नहीं देता और उसका शरीर जहर के प्रति प्रतिरोधी नहीं हो जाता, तो स्नायु हाइपोथाइमेसिया की प्रभावशीलता आधी रह जाती। आखिरकार मसल हाइपोथाइमेसिया घास का प्रभाव शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थों पर होता था और इसे विष प्रकार का नुकसान माना जाता था।
जब ब्लैकी ने फैंटेसी नस्ल में विकास किया और स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन प्राप्त किया तो उसने स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन का उपयोग करने के तरीकों पर विचार किया। लिन युआन ने गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आधा हिस्सा अपनी मुट्ठी में इंजेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि आत्मासार विस्फोट की शक्ति को मुक्त किया जा सके। उन्होंने महसूस किया था कि जब ये प्रहार मदर ऑफ ब्लडबाथ के प्रशिक्षण कक्ष की रेडियम दीवारों पर पड़ेगा तो वह एक छोटा सा निशान बना सकता है। यद्यपि स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन ने क्षति पहुंचाने के लिए विस्फोटक स्पिरिट क्यूई का उपयोग किया था, रेडियम दीवार पर छोड़े गए निशान का अर्थ था कि एक पूर्ण शक्ति वाला हमला डायमंड एक्स फैंटेसी वीफे की पूरी शक्ति लेकर आएगा। लेकिन डायमंड एक्स फैंटेसी वीफे की तुलना में लिन युआन का शरीर उतना मजबूत नहीं था, न ही वह उतना फुर्तीला था। लिन युआन अपने शरीर को विकसित नहीं कर सका। मनुष्यों के आनुवंशिक मॉडल ने मनुष्यों को सबसे बुद्धिमान जीवन रूप माना है। फेज के साथ अनुबंध करके और दूसरों के साथ संघर्ष करके मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति, इच्छा शक्ति और असाधारण इंद्रियों का उपयोग करके जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनेक आध्यात्मिक तत्वों का प्रयोग करके अपने शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास करे तो इसके केवल दो ही परिणाम होंगे। एक तो ये कि शरीर टिक नहीं पाएगा और अंग काम करना बंद कर देंगे जिससे मौत हो जाएगी। दूसरा परिणाम ये होगा कि शरीर अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगा जो कि शिखर गोल्डफे के बराबर होगा। वर्तमान में आग श्रेणी के विशेषज्ञों के शरीर शिखर गोल्डफे के समान मजबूत थे, लेकिन आग श्रेणी के विशेषज्ञ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करके आत्मा क्यूई भंवर बना सकते हैं जिसका उपयोग वे स्वयं की रक्षा के लिए कर सकते हैं। चूंकि वह अपने भौतिक शरीर के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए लिन युआन का एकमात्र विकल्प खुद को अधिक चुस्त बनाना था। चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचता हो, लिन युआन को लगा कि चूसी के पास बहुत दूरदर्शिता थी। हालांकि चूसी ने पिछले 6 महीनों में केवल कुछ बुनियादी तलवारबाजी के गुर सीखे थे, लेकिन वह तलवार